Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वो है गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट मेनली आपका केवल उन बच्चों के लिए जो जैम की प्रिपरेशन करें, ठीक है, क्योंकि गेट में इससे आपके क्वेश्चन नहीं आते। इसमें आपके जैम से, लेकिन इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैम से आप मान के चलो कि 3 से 4 नंबर का यहाँ से आपका आ ही जाता है, ठीक है। तो जैम वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारा गैसीय स्टेट, ठीक है। अब गैस क्या होती है ये सब यहाँ से तो मैं शुरू करने वाला, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले लॉ से, जो हमारे गैस के लॉ है। सबसे पहली बात जो ये हमारे लॉज है ना, ये हमारे सारे एक्सपेरिमेंटल लॉज है, ठीक है। ये हमारे सारे क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है और उनको फिर लॉ बनाया गया था, ठीक है। तो जो ये सबसे पहला था हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारा क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ हमारा बोलता है कि जो आपका प्रेशर होगा ना, प्रेशर ऑफ गैस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भाई, अगर आप आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल बोलते हैं ना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल कंडीशन कर दो और उसके बाद प्रेशर, गैस का प्रेशर चेंज करो तो वॉल्यूम उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं और क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ तो प्रेशर इनटू वी, या फिर मैं इसको अगर हटाऊँ, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊँ, तो यहाँ से आएगा P इज इक्वल टू के बाई वी, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू के। के आपका क्या है? कोई भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक और यहाँ से आपकी क्या कंडीशन आती है? यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो P1 V1 होगा इज इक्वल टू P2 V2 के इक्वल होगा। P1 V1 P2 V2, यानी कि आपने क्या कर दिया, पहले आप एक स्टेट में थे, उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T था, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने प्रेशर को P2 कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम आपका V2 हो जाएगा, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब ग्राफ देख लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ आपका किस टाइप से आएगा? या आपका कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बात। और अब यहाँ से एक चीज देखो, अब ये 1/v, अगर यहाँ से मैं 1/v देखूं, 1/v तो क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर pv देखूं मैं, pv किसी भी वॉल्यूम और प्रेशर पे, तो pv तो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपके इसके क्या आ जाएंगे? ये आपके इसके ग्राफ आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके इसके क्या आ जाएंगे? ग्राफ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मान लो ये हमारे 2 थी, ठीक है। ये हमें 2 ग्राफ दे रखे हैं, एक ये T1 टेम्परेचर पे है, एक ये T2 टेम्परेचर पे है। हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है इनमें से बताओ। तो सिंपल सी बात है, एक चीज को कांस्टेंट रख लो। मैंने क्या किया? मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया? कांस्टेंट रख लिया। मैंने क्या किया? मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया। वॉल्यूम को यहां से कांस्टेंट रखता हूं मैं, अगर ये रहा, तो मेरे प्रेशर की 2 वैल्यू आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम का क्या किया? कांस्टेंट रख लिया। ये वॉल्यूम था V1, यहाँ पे ये प्रेशर आया मेरा P1, ये प्रेशर आया P2। अब मेरे को क्या पता है? मेरे को यहाँ से पता है कि जो मेरा P2 है, P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है। P2 आपका P1 से बड़ा है, ठीक है। अब अगर आगे हम देखेंगे भी, आगे आपका एक लॉ आएगा जिसमें प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर P1 P2 से बड़ा है, आप सारे लोगों को कंबाइन करके ये चीज़ देख सकते हो। तो मैं आपको पहले ही देखना बता रहा हूँ कि आप कैसे देख सकते हो। P2 आपका ग्रेटर देन P1 है और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, यानी कि T2 आपका ग्रेटर देन T1 आएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया ये हम आगे चलेंगे, गैस-लूसेक लॉ आएगा आपका, उसमें ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने क्या बोला था? चार्ल्स लॉ ने बोला था कि वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर,
ठीक है, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। वो कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आपके प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू के इंटू टी, या फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V बाई टी इज इक्वल टू के, जो कि है आपका कांस्टेंट। ठीक है, V बाई टी आपका यहाँ से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यहाँ से मैं एक और लिख सकता हूँ कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो एक कंडीशन आपकी यहाँ से ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है। टेम्परेचर लेकिन यहाँ पे अगर आप केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में भी हो सकता है, टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर केल्विन में होगा तो ये आपका कुछ ग्राफ इस टाइप से जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये डॉटेड दिखाया है। डॉटेड क्यों दिखाया, क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 केल्विन करो ना तो वॉल्यूम आपका, वो गैस बचती नहीं वहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम आपका सारी की सारी गैस आपकी लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन में दिखाया। ठीक है, तो मैं ऐसे दो भी दिखा सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, ये मैंने किसी P1 टेम्परेचर पे मान लिया है, किसी P2 टेम्परेचर पे मान लिया है। अब मेरे को बताना है कि इनमें से बताओ आपका कौन सा P1 बड़ा था या P2 बड़ा था। तो सेम वही चीज़ करेंगे। हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर का कांस्टेंट एक टेम्परेचर रख लिया। यहाँ से मेरी वॉल्यूम की दो वैल्यू आई, एक तो ये आई और एक ये आई। ठीक है, एक आपका V1 आ रहा है, एक V2 आ रहा है। तो ये आ गया V1 और एक आ गया V2 और एक मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर को मैंने क्या रखा, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रख लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट पे। और यहाँ क्या आ रहा है, V2 इज ग्रेटर देन V1 आ रहा है। और मैंने अभी बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी पढ़ा था ना, अभी मैंने पीछे बॉयल्स लॉ में अभी बताया था आपको कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर कांस्टेंट पे, और वॉल्यूम आपका प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है यानी कि आपका P1 ग्रेटर देन P2 होगा। ठीक है, ऐसे आपको सारे लॉ को एक साथ कंबाइन करना है। ठीक है, उसके बाद अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा गैस का, तो वो वॉल्यूम मैंने मान लिया यहाँ पे, तो वहां से आपका वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, समझ के बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ ये आ गया भाई आपका। ठीक है, ये क्या बोलता है कि आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, वही बात आ जाएगी सेम, P इज इक्वल टू के इंटू टी, और यहां से आ जाएगा P बाई टी इज इक्वल टू के, जो कि है आपका क्या, कांस्टेंट। ठीक है, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी कुछ उसी टाइप से आएगा। इसका ग्राफ कुछ टेम्परेचर, वही बात है, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में ये आपका कुछ इस टाइप से आएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ गैस तो होगी ना वहाँ पे। अब केल्विन में वहाँ पे कोई गैस ही नहीं होगी तो प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। तो वहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अगर मैं दो लेना चाहूँ तो मैंने एक ये ले लिया P1, एक सॉरी ये V1, अब की बार तो V1 है ना, V1 और एक ये V2। अब मेरे को बताना है कि कौन सा आपका क्या होगा, बड़ा होगा। मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। ठीक है, वहाँ से मेरे वॉल्यूम की दो वैल्यू आई, ना सॉरी प्रेशर की दो वैल्यू आई। प्रेशर की क्या आई, दो वैल्यू आई। ये आ जाएगा आपका P1, ये आ जाएगा P2। मेरे को पता P2 इज ग्रेटर देन P1 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। टेम्परेचर को जब कांस्टेंट रखते हैं, अभी मैंने पढ़ा था कि जो प्रेशर, बॉयल्स लॉ में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर P2 ग्रेटर देन P1 है तो यानी कि V1 आपका ग्रेटर देन V2 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे लॉ को एक साथ कंबाइन करके पढ़ना है। ठीक है, चलो
अब ये आपके 3 लॉ हो गए। चौथा लॉ क्या था आपका? चौथा लॉ है आपका एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है? एवोगाड्रो लॉ बोलता है कि आप सेम कंडीशन रख दो प्रेशर एंड टेम्परेचर की, यानी कि लगभग आपने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। मतलब आपने 2 सॉल्यूशन लिए और आपने सेम कंडीशन कर दी दोनों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की, दोनों के लिए, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम उनका होगा ना, तो उसमें सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। अगर हम सेम वॉल्यूम लेंगे दोनों का तो सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सीधी सी बात ये है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो एन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, ठीक है। एन आपके क्या है? एन है आपके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4 लॉ पढ़ लिए। अब इन चारों लॉ को क्या करते हैं? कंबाइन कर लेते हैं और एक यूनिवर्सल लॉ बना देते हैं, ठीक है। चारों लॉ को कंबाइन करके एक आपका क्या आ गया? यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या आया? हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा, ठीक है। एक जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, एक जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ये पढ़ा है ना। तो इनको कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। यही आया ना। तो पी को इस साइड लेके जाता हूं तो ये आ जाएगा पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, ठीक है। जो ये प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और ये आर क्या है? आर है आपका गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट आर क्या है? गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पे हम यूनिट खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन और 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये आपकी आर की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये आपका किसके लिए आ गया? ये आपका आइडियल गैस के लिए आ गया। आइडियल गैस के लिए आपका यूनिवर्सल लॉ हो गया पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना शुरू से, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यही पढ़ते आ रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। तो ये हमने कर दिया पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये कुछ नहीं है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, बस ये आपको क्या कर रही है, जो हमने पीछे लॉ पढ़े हैं ना, वो लॉ थे हमारे एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है। उनको एक थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करती है, उनको एक थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करती है, यानी कि उनको थ्योरेटिकली प्रूव करती है, ठीक है। उन लॉज को ये क्या करती है? थ्योरेटिकली प्रूव करती है। इससे जो हमारे रिजल्ट आते हैं, हाँ, उनसे हम उन लोगों को क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ये कुछ पोस्टुलेट्स पे चलती है, ठीक है। ये कुछ क्या करती है? ये कुछ पोस्टुलेट्स पे चलती है। पोस्टुलेट्स बोल दो या अजम्पशन बोल दो, ठीक है। इसकी कुछ अजम्पशन है, इसने कुछ अजम्पशन की है। वही बात है हमारे वो किसके लिए कर रही है? आइडियल गैस के लिए कर रही है, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए इसको कुछ ना कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी। वो क्या होती है? सबसे पहले इसने बोला वॉल्यूम, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट में याद रहे, ठीक है। वॉल्यूम याद रखो। वॉल्यूम से क्या होगा? इसने क्या बोला कि जो आपकी गैस है ना वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। अब जो वॉल्यूम है गैस का, अब गैस का वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा, उन पार्टिकल का वॉल्यूम है बहुत कम, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम पार्टिकल के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम का कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो पार्टिकल का, जो जिस पार्टिकल से गैस बनी है ना, उस पार्टिकल के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया? पार्टिकल के वॉल्यूम को क्या कर दिया? जो इसके पार्टिकल्स का वॉल्यूम था उसको इसने क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसको इसने क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। सेकंड क्या था? सेकंड बोल दो अट्रैक्शन, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो पार्टिकल्स है ना गैस के, उनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। यानी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। यानी कि जिसने क्या कर दिया? अट्रैक्शन को भी, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको भी इसने नेगलेक्ट कर दिया,
ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा कोलिजन। ठीक है, अब कोलिजन के बारे में क्या बोल रहा है इसने, कोलिजन के बारे में बोला कि सारे के सारे कोलिजन, जितने भी कोलिजन होते हैं ना पार्टिकल्स के बीच में, वो कंप्लीटली इलास्टिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये इसने बोल दिया कोलिजन के बारे में। उसके बाद फोर्थ इसने क्या बोला, प्रेशर। प्रेशर के बारे में क्या बोल रहा है इसने कि जो अगर गैस आप अपना प्रेशर लगा रहे हैं ना, उसका प्रेशर तब लगेगा जब उसके पार्टिकल वॉल्स को स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमने किसी कंटेनर में गैस को लिया, अगर उस गैस का प्रेशर लग रहा है ना, वो क्यों लग रहा है, क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स है ना गैस के, वो उसके कंटेनर्स की वॉल पे क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर वो उसकी वॉल्स पे स्ट्राइक करेंगे तब उसका प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ये बात इसने प्रेशर के बारे में बोल ली। फिफ्थ क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, टेम्परेचर होगी। तो ये इसने 4-5 अजम्पशंस लिए हैं कुछ, जो आपको मतलब हल्की फुल्की पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी थी अजम्पशंस। उसके बाद इसके रिजल्ट क्या है। ठीक है, अजम्पशंस के बाद इसके रिजल्ट आए, ये सब अजम्पशंस किए उसने। उसके बाद इसका रिजल्ट आया PV इज इक्वल टू 1/3 mNV²। ठीक है, तो ये आया इसका रिजल्ट। अब यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल। पार्टिकल बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो। ठीक है, जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल या पार्टिकल है, हर एक का मास क्या है, M इसने कंसीडर किया। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो आपके क्या थे, n थे। उसके बाद v बार क्या है, ये v बार स्क्वायर है आपका वो मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपकी होती है कि जितनी भी पार्टिकल्स है ना, सभी की वेलोसिटी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, उन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसके बाद जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है उससे डिवाइड कर दो। तो ये आपकी क्या होती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से इसने बोला कि जो आपका PV है वो 1/3 mNV²। अभी इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन है, अगर वो डेरिवेशन कराने लगा तो 1 घंटा तो डेरिवेशन में ही चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको क्या, M × N, हर एक का मास M है, टोटल N पार्टिकल है। ठीक है, M × N किया तो कैपिटल M आएगा। कैपिटल M क्या आएगा, मास ऑफ गैस आ जाएगा ना भैया। अगर आपके पास 5 टॉफी है, एक टॉफी का मास 2 ग्राम है, ठीक है, तो 5 टॉफियों का मास कितना होगा, 5 × 2 10 ग्राम, यही आएगा ना। तो वही आ गया ना मास ऑफ गैस। तो M × N आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ गैस आ जाएगा। ये आपकी इसकी इक्वल है M × N। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्या बोल सकता हूं, तो यहां से मैं इसको बोल सकता हूं PV इज इक्वल टू 1/3 mV²। ठीक है, और हमें पता है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 mV²। यही होती है ना, 1/2 mV² होती है। तो मैं इसको अगर 1/2 mV² बनाना चाहूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2/3 × 1/2 mV²। ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये आ गई क्या, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये आ जाएगा 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई, काइनेटिक एनर्जी आई आपकी 3/2 ऑफ PV। और अगर मैंने 1 मोल लिया तो मेरे को, मैंने अभी पढ़ा था PV इज इक्वल टू nRT, n को 1 ले लो तो PV इज इक्वल टू RT आ गया। ठीक है, तो PV की वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से मेरा क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ RT। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में है, ये मोल की। ठीक है, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ गई, ये आ गई। लेकिन अगर मेरे को 1 मॉलिक्यूल की देखनी है
तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, एक मॉलिक्यूल की आएगी 3/2 ऑफ केबीटी। केबीटी क्या है आपका, केबी है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि आप यहां से याद रखो R/Na इज इक्वल टू आपका केबी होता है, ठीक है। इतनी चीज मेरे ख्याल से याद रहेंगी ना। अब ये छोटा तो होगा नहीं, इतना ही छोटा होगा ये, सारा दिखा देता। चलो, शायद इतनी चीजें आपके याद रहनी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोल रहा है इसने, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो ये आपका ग्राम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब ये चीज आई कैसे, हमें पता है PV इज इक्वल टू 1/3 mNV², ठीक है, यही आई ना। अब मैं इसको मान लेता हूं कैपिटल M, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 mV², ठीक है। यहां से V बार की वैल्यू निकाल लो, तो ये V² किसके इक्वल आएगा, 3PV डिवाइड बाय M, ठीक है। और MV को इसके नीचे ले आओ, तो यहां से आ जाएगा ये 3PM/V। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ गैस, तो ये आ जाएगा 3P बाय डेंसिटी। अब प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट, तो यहां से V बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बार आपकी आ जाएगी 3P/D का होल रूट। और ये आपका क्या देता है, ये आपको रेट देता है R, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन देता है ये। और ये यहां से R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप क्या 1/√D आ गया, ठीक है। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D आ गया आपका यहां से। तो यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं क्या, अगर R1/R2 लिखना चाहूं मैं, R1/R2, तो इसको मैं या तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं D2/D1, एक तो ये आ गया। और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं अगर पूरा लिखना चाहूं √3P/D1 डिवाइड बाय √3P/D2, ठीक है। और डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम, इसको मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे तो ये यही चीज थी ना। सो 3PV/M, या फिर इसको 3PV/M ही लिख देता हूं मैं सीधा, 3PV/M, ठीक है। ये आ जाएगा M1, ये आ जाएगा M2। और PV को क्या लिख सकता हूं मैं, PV को मैं लिख सकता हूं RT, तो इसको लिख देता हूं मैं RT। ये आ जाएगा RT1 और RT2। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा रूट, अगर मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1, जो उसका मास होगा ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन ये याद होना चाहिए। यहां से तो आप इसको बनाते जाओ कितना मर्जी बना लो, है ना। चलो ठीक है। चलो उसके बाद एक यहाँ यूनिट्स, आपको यूनिट्स का भी बहुत पता होना चाहिए गैसेस में, क्योंकि गैसेस में वो क्या करता है आपको यूनिट से घुमाते हैं, है ना। तो यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रेशर की यूनिट, प्रेशर आपका क्या होता है, प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फोर्स क्या होती है, फोर्स आपकी होती है न्यूटन में, एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका पास्कल के इक्वल है, ठीक है। एक आपकी, और जैसे फोर्स आपकी ना, प्रेशर आपका, सॉरी मैंने फोर्स तो नहीं बोल दिया, प्रेशर आपका पास्कल होता है, ठीक है। और पास्कल आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में भी होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर होता है जो, वो किसके इक्वल होता है, 1.01325 × 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। 1.01325 × 10⁵ पास्कल और 1.01325 बार के इक्वल होता है,
ठीक है। अब किलो पास्कल वगैरह तो आप खुद भी बना लोगे, है ना। ठीक है, ये चीज़ याद करना। और सेकंड वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम का देख लो। वॉल्यूम का एक चीज़ याद रखो कि वॉल्यूम के लिए हमने मान लो एक क्यूब ले लिया, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक क्यूब लिया। इसकी लेंथ भी कितनी थी, 1 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी थी, 1 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी थी, 1 मीटर, ठीक है। हमने क्यूब लिया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या थी, 1 मीटर थी, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। ये हमारी एक टैंकी थी, ठीक है। ये हमारी टैंकी थी जो क्यूब के शेप में थे, जिसकी डायमेंशन थी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, तो इसके अंदर जो पानी आएगा ना वो आएगा आपका 1000 लीटर, ठीक है। तो 1000 लीटर, और इसका वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। सिंपल सी इतनी बात याद रख लेना, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, तो इसको ये तो आ जाएगा आपका 1000 लीटर। अब इसको सेंटीमीटर में, 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। दोनों साइड क्यूब कर दो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे डेसीमीटर में, ऐसे ml में, ठीक है, किसी मर्जी में चेंज कर लो इसको, केवल इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट्स, इसको देख लो। चलो उसके बाद फिर हम चलेंगे रियल गैस पे। हाँ भाई कर लिए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई आपकी रियल गैस। अब रियल गैस होती क्या है, रियल गैस आपकी होती है वो गैस जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करे, फॉलो ना करे, ठीक है। यानी जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी ना, PV = nRT, उसको फॉलो ना करे, वो होती है आपकी आइडियल रियल गैस। यानी वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब वो कितनी डेविएशन शो करती है वो बताता है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कितनी डेविएशन शो करेगी वो आपका बताएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, Z = Vm/V। Vm/V क्या है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। यानी कि रियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस में वो आपकी कितना डेविएशन शो कर रही है, ये आपको Z बताता है, ठीक है। हमें पता है PV = RT। अगर 1 मोल के लिए देखें, V की वैल्यू क्या आएगी, RT/P, ठीक है। तो RT/P इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये आ जाएगा PVm/RT, ठीक है। Z की वैल्यू आ गई PVm/RT। और अगर मैं आइडियल गैस के लिए देखूँ तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि Vm और V इक्वल आ जाएंगे ना, तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हम ग्राफ देखते हैं Z वर्सेस P में। Z वर्सेस P, Z और P के बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ये देखो, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये ग्राफ कुछ आएगा। यहाँ पे Z = 1 था, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। हमने देखा हाइड्रोजन के लिए उसकी वैल्यू Z > 1 जा रही है, और नाइट्रोजन के लिए पहले जब आपका क्या हुआ, प्रेशर आपका लो था, प्रेशर जब लो था तो Z की वैल्यू क्या आ रही है, <1 आ रही है। लेकिन जब आपका प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर जब आपका हाई हो गया, हाई प्रेशर पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, Z की वैल्यू <1 जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हम देखेंगे कहाँ, जब अभी हमें करने हैं वंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है। वंडर वॉल इक्वेशन में हम देखेंगे कि ऐसा ट्रेंड क्यों फॉलो हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ आप एक बात जरूर याद रखेंगे कि जितनी ज्यादा डेविएशन होगी, डेविएशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही इजीली वो गैस क्या होगी, लिक्विफाई हो सकती, लिक्विफिएबल होगी वो गैस,
ठीक है, डेविएशन जितनी ज़्यादा होगी वो गैस उतनी ही इजीली हम उसको क्या करते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे अगर इन चारों में देखिए तो जो आपकी CO2 है ना, CO2 को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनका कंपेयर में, ठीक है ना। तो ये चीज़। अब उसके बाद एक और ग्राफ आता है आपका, एक और ग्राफ क्या बोलता है, ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप में हो सकता है। ये देखो, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से दे दिया, ठीक है, यहां पे क्या था, यहां पे आपकी आइडियल गैस थी, ठीक है, और ये तीन टेम्परेचर T1, T2 और T3, इन तीन टेम्परेचर पे हमें पूछा है कि T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है, बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब एक बात मेरे ख्याल से सबको पता ही होगी कि जो हमारी रियल गैस है ना, वो आइडियल बिहेवियर का शो करती है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जो हमारी रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है, ठीक है। और जैसे मैं T3 से T1 की तरफ आ रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, ये पहले डेविएशन सबसे ज्यादा थी, यानी रियल गैस थी। जैसे मैं इसके पास आता जा रहा हूं वो आइडियल गैस को अप्रोच कर रहा है, यानी आइडियल बिहेवियर को अप्रोच कर रहा है, यानी वो आइडियल की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। और वो किस पे होता है, वो होता है आपके हाई टेम्परेचर पे, यानी यहां से यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, है ना। तो यानी कि मेरा T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, तो यानी मेरा T1 मेरा सबसे बड़ा होगा, फिर T2 होगा, फिर T3 होगा, ठीक है बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, हाँ, वंडरवॉल इक्वेशन, वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो वंडरवॉल इक्वेशन क्या बोलती है, वंडरवॉल, सबसे पहली बात इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या चीज थी कि हमें इसकी जरूरत पड़ी। हमने अजम्पशन ली थी, सबसे पहले हमने क्या, किस चीज की अजम्पशन ली थी, वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम को हमने क्या किया था, नेगलेक्ट किया था। जो हमारा 10 पार्टिकल्स थे ना गैस के, उसका जो वॉल्यूम था हमने गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसको नेगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। एक तो ये थी। सेकंड हमने क्या नेगलेक्ट किया था, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी उसको भी हमने नेगलेक्ट किया था। हमने बोला था कि पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, है ना, ये चीज हमने देखी थी। अब एक चीज देखो, अगर कोई गैस है, मैं उसको सोलिडिफाई या लिक्विफाई कर रहा हूं, तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो आता है। तो वॉल्यूम वो कहां से आया, हमने तो पार्टिकल का वॉल्यूम मान लिया था ना कि उनका तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। अगर उनका वॉल्यूम नहीं है तो वो सोलिडिफाई होने के बाद वो वॉल्यूम आया कहां से, और अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, इसका मतलब हम उस वॉल्यूम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो पहली चीज है, हमें वॉल्यूम में क्या करनी पड़ेगी, करेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली हमारी आएगी करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्शन इन वॉल्यूम, पहले हमें वॉल्यूम में करेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड क्या है, अट्रैक्शन। हमने मानना था कि कोई भी अट्रैक्शन तो है नहीं, लेकिन एक बात बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या फर्क है। जो सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है, गैस में बहुत कम होती है। अगर वो सॉलिडिफाई हो रही है यानी उसके बीच में अट्रैक्शन तो आ रही है, तो वो कहां से आई, वो थी ना, वो तभी तो आई, है ना। तो यानी कि हम इसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ इसको भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो पहली चीज वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं, वॉल्यूम में करेक्शन। अब डेरिवेशन अगर इसी करने लगेंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, है ना, वो हम नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, V माइनस NB, ठीक है। ये हमने करेक्शन की NB। B क्या है, B को हम को वॉल्यूम भी बोलते हैं और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। और है क्या चीज ये आपका इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस का जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा वो आपका क्या है, B। तो NB क्या होगा, N मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका NB, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अगर यूनिट देखिए, वॉल्यूम आपका किस में था, लीटर में, ठीक है। तो ये भी आपका किसमें, लीटर में होना चाहिए था, क्योंकि लीटर में लीटर ही ऐड करेंगे ना, लीटर में किलोग्राम तो ऐड नहीं कर सकते हम, तो ये भी आपका लीटर में आएगा। अब यहाँ पे आ रहा है N, तो N को काटना पड़ेगा, तो B की यूनिट क्या आएगी, B की यूनिट आएगी पर मोल लीटर।
ताकि इसके पर मोल से मोल कट जाए और लीटर आपकी यूनिट आ जाए। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है आपकी Na इंटू 4/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका आर क्या है, जो आपका गैस का पार्टिकल है उसका रेडियस है, तो 4/3 पाई क्यूब उसका वॉल्यूम है, उसका अगर 4 टाइम कर दो और उसको हमें 1 मोल के लिए, 1 मोल को होता है ना, तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी बी की वैल्यू देता है। ठीक है, ये आया कहाँ से, कैसे आया, कुछ नहीं, बस इसको याद रखो, समझ में आएगी बात। उसके बाद सेकंड हमारी करेक्शन क्या थी, सेकंड करेक्शन हमारी करेक्शन इन प्रेशर, इन प्रेशर में भी हमें करेक्शन करनी पड़ी थी। प्रेशर में करेक्शन करने के बाद हमारे पास आया था P + AN² / V²। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे ये A क्या बताता है, A आपको बताता है, A हमें बताता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी सीधी सी बात है, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा फोर्सेस उतनी ही ज्यादा। ठीक है, यानी कि उसके बीच में अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा ए उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन। ठीक है, ये आपको ए बताता है। अगर इन दोनों को अगर हम अभी कंबाइन कर दें, कंबाइन करने के बाद तो हमारी वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या आएगी, P + AN² / V² इंटू V - NB = nRT। तो ये आ गया आपकी वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी वैन डर वाल्स इक्वेशन आ गई, है ना। चलो, उसके बाद अगर 1 मोल के लिए मैं लिखना चाहूँ, 1 मोल के लिए क्या आएगी, 1 मोल के लिए आ जाएगी P + A/V² इंटू V - B = RT। ठीक है, यही आएगी ना। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या थी, अभी हम देखें कि वो Z की वैल्यू स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 1 क्यों आ रही थी, है ना। तो Z की वैल्यू सबसे पहले स्मॉलर देन 1 कहाँ आ रही थी, लो प्रेशर पे। तो हम देखते हैं एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे क्या होगा, है एट लो प्रेशर पे क्या होगा, हमें पता है बोल लो सर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपका होगा हाई, वॉल्यूम आपका हो गया हाई, और बी की वैल्यू पहले ही कम होती है और वॉल्यूम की वैल्यू ऊपर से हाई होगी, तो V - B को मैं अप्रोक्स V लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, बी को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P + A/V² इंटू V = RT। तो यहां से इसे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा PV + A/V = RT, RT से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा PV/RT, इसको उस साइड लेके जाएंगे, वो आ जाएगा RT/RT, और ये आ जाएगा -A/V/RT। तो इसकी वैल्यू क्या आई, यहाँ से ये PV/RT आपका Z था, ये 1 था, -A/V/RT। तो आ गया हमारा, यानी कि जब लो प्रेशर था तब Z की वैल्यू 1 से कम आ रही थी। ठीक है, और इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि B मैंने नेगलेक्ट किया, लेकिन A वही था। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही है, ये भी तो बोल सकता हूँ ना। बस अलग अलग बोलने का तरीका, या तो इसको आप ऐसे देख लो कि हमने तो बी नेगलेक्ट किया, या इसको ऐसे देख लो कि हमने तो अट्रैक्शन को डोमिनेट कराया, है ना। बात तो एक ही है ना दोनों उसमें। चलो, उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमारा एट हाई प्रेशर। जब आपका प्रेशर हाई हुआ तो P + A/V² को मैं अप्रोक्स P लिख सकता हूँ, क्यों, प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई है, A की वैल्यू वैसे ही कम होती है। ठीक है, तो ये मैंने अगर इसको ऐसे किया, इसका मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। और मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको नेगलेक्ट कराया, या फिर वॉल्यूम को क्या कर दिया, वॉल्यूम डोमिनेट कर गया, या फिर ये बोल लो, है ना, एक ही बात है ना। चलो, तो ये आ जाएगा आपका P
इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये आ जाएगा पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1, और पी वी बाई आर टी आपका जेड आ गया, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। तो यानी कि इसकी वैल्यू एट हाई टेम्परेचर वो 1 से ज़्यादा आएगी, एट हाई टेम्परेचर जेड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आगे समझ में बात। उसके बाद एक लास्ट है आपका बॉयल्स टेम्परेचर। लास्ट क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? जब आपकी रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करे, ठीक है, उसको, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। और ये टीबी किसके इक्वल होता है? ये आपका होता है ए अपॉन आर बी के इक्वल। टीबी की वैल्यू होती है ए अपॉन आर बी के। ठीक है, तो ये इतनी चीज थी रियल गैस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे पहले क्या होता है? ये होता है टेम्परेचर अबव विच अ गैस कांट बी लिक्विफाई, है ना? इसी को बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसकी ये होता है आपका टीसी। टीसी की वैल्यू होती है 8A अपॉन 27 आर बी के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद आ गया क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या था भाई? एट टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर पे मिनिमम प्रेशर above which gas can't be liquefied, gas can't be liquefied। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, जो कि है पीसी। पीसी क्या आएगा आपका? ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। पीसी की वैल्यू होती है ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। उसके बाद बीसी, तो ये क्या होता है? एट टीसी एंड पीसी, यानी कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर जो आपका वॉल्यूम आता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। उसकी वैल्यू होती है 3B के इक्वल। तो ये आपके आगे तीनों, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट चलता है। हाँ भाई, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की वो जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या चीज़ समझनी है? इसने आपको एक एक्सप्रेशन दिया था। एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा था? वो आपको बता रहा था फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन C एंड C प्लस DC। C और C प्लस DC के बीच में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है उसका ये फ्रैक्शन दे रहा था। ठीक है, और ये आपका किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आपका dN/N। dN/N ने क्या दिया? फ्रैक्शन दिया। ठीक है, dN/N क्या है? आपका फ्रैक्शन है। ये है 4 पाई m क्या है? आपका मास ऑफ गैस। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई r आपका गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर, रेज़ टू द पावर 3/2। C स्क्वायर, C क्या है? आपकी वेलोसिटी। ठीक है, C आपकी वेलोसिटी इंटू e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाय 2RT। ठीक है, और इंटू आ जाएगा DC। तो ये आपका एक्सप्रेशन था। ठीक, तो ये था आपका एक्सप्रेशन जो यहाँ से आपको आया था, यहाँ से आया था और आपको याद करना। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे उस DC को मैं इस साइड नीचे ले आऊँ, ये आ जाएगा dN/DC और आ गया 1/n। इसके और वेलोसिटी के बीच में अगर यहाँ से ग्राफ बनाया जाए तो वो आपका ग्राफ किस टाइप से आया? वो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया था, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे
जो ये वेलोसिटी है, ठीक है, जो ये वेलोसिटी है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, न्यू एम पी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ये ग्राफ बनाया गया वेलोसिटी के साथ वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ से हमें क्या क्या समझना है, इस ग्राफ से हमें समझना है कि देखो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है ना, यहाँ बहुत कम वेलोसिटी है, यहाँ बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल है जिनकी ये वेलोसिटी है, बहुत कम कम अमाउंट है ना, बहुत कम कम अमाउंट है। तो यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो या जिनकी बहुत कम वेलोसिटी हो, ऐसे उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ज़्यादातर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन यही दे रहा है ना, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी है जो ज़्यादातर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास होती है, वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको पता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT आई थी ना, 3/2 kBT। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी होती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ से क्या होगी, वेलोसिटी भी आपकी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूँ तो टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूं तो मोस्ट प्रोबेबल आपका आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल आपका आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, होगा ना शिफ्ट आगे की तरफ। क्यों आगे की तरफ क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पीड आगे बढ़ेगी। ठीक है, और एक और चीज बात, यहाँ ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो अभी ये है, जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू कुछ यूं आगे की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा और इंक्रीज किया तो इसकी वैल्यू कुछ और आगे की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपकी ये है। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपकी ये है। ठीक, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे घट रही है। तो आपको यही चीज़ यहाँ से ये समझनी थी कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस साइड से, तो यहाँ से ये आपका ये टेम्परेचर मान लिया मैंने T1 था, ये T2 था, ये T3 था, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 आएगा। ठीक है, ये इतनी सी बातें आपको यहाँ पे समझनी थी, ये इतनी चीज़। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी ना ये इतनी चीज़ें। ठीक है बात, चलो नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी आती है टाइप ऑफ वेलोसिटी की। कितने टाइप की वेलोसिटी है हमारे पास, कुछ है, हमारे पास 3 टाइप की वेलोसिटी है। एक तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल हमने अभी देखा था MP, उसकी वैल्यू क्या आती है, √2RT/m। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। हाँ, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी इसकी कम वैल्यू होगी। उसके बाद एक होती है एवरेज। ठीक है, जो एवरेज होती है वो आपकी होती है √8RT/m। ठीक है, ये होती है आपकी √8RT/m। ठीक है, और थर्ड होती है रूट मीन स्क्वायर।
रूट मीन स्क्वायर क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर आपकी होती है न्यू आर एम एस इज इक्वल टू √3 RT/m। ठीक है, और अगर इन तीनों की वैल्यू देखना चाहो तो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है न्यू आर एम एस की, फिर होती है एवरेज, फिर आपका सेकंड पे क्या आता है एवरेज, और थर्ड में लास्ट में आती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो ये उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, कर लो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, करो स्क्रीनशॉट, फिर हमारे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट हमारा कोलिजन पैरामीटर। अब कोलिजन पैरामीटर क्या होता है, कोलिजन पैरामीटर होता है कि आपके दो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड होने के वो किन किन पैरामीटर पे वो क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कोलिजन पैरामीटर आएगा कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर क्या होता है, कोलिजन डायमीटर आपका जैसे दो आपके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, दो पार्टिकल आपके कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करने के बाद जब वो बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाए, उस टाइम उनके सेंटर से एक दूसरे के सेंटर से उनका डिस्टेंस कितना होगा, वो आपका होता है कोलिजन डायमीटर। ठीक है, सिग्मा से नोट करते हैं, जैसे एक ये था और एक ये था। ठीक है, अब यहां से इसके सेंटर का जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहीं से हमारा आता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आपका पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमारा कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर, कोलिजन नंबर क्या होता है, कोलिजन नंबर होता है नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल आपके कितने कोलिजन कर रहा है। अब इसको देखो याद करने का तरीका, मैंने इसको जब ए मान लिया। ठीक है, अब देखो कोलिजन हो रहा है, सबसे पहले तो उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कितना, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन उतने ज्यादा कोलिजन, जितना कम क्रॉस सेक्शन उतने कम कोलिजन। अब एक मोटा आदमी है, उससे कोलाइड करने के, उससे कोलाइड करोगे इजीली, अब एक पतला सा उससे साइड से निकल जाओगे, है ना। तो एक तो ये आपका पाई सिग्मा स्क्वायर से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेकंड आपका अब कोलिजन पर यूनिट टाइम है। अब किसी की स्पीड बहुत कम है, वो कम कोलिजन करेगा, किसी की स्पीड ज्यादा, वो कोलिजन करता 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 निकल जाएगा। यानी स्पीड पे, जो आपकी स्पीड होगी एवरेज स्पीड, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड आपका नंबर, आपके नंबर पे डिपेंड करेगा ना। एक तो एक पार्टिकल है केवल, ठीक है, एक कमरे में 2 ही बंदे हैं तो वो भागेंगे तो कम कोलिजन होंगे, एक कमरे में 10 बंदे हैं तो ज्यादा कोलिजन होंगे, है ना। तो नंबर पे अब हमें बताना नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, तो पर तो ये आ जाएगा एन स्टार। एन स्टार क्या है, एन स्टार है आपके नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आगे लगा दो √2, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, अब ये टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे हमें एक चीज पता है, PV = nRT होता है। सही बात है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, PV = N/NA × RT। नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूँ ना, कितने नंबर थे, ठीक है, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, अगर N/V × R/NA × T, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। R/NA KB हो जाएगा और ये हो जाएगा N स्टार × KB × T। ठीक है, यहां से इसको मैं यहां से N स्टार की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो क्या आएगी, P/KBT। P/KBT आ जाएगी ना, तो N स्टार की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। N स्टार की वैल्यू पुट करी √2 पाई सिग्मा स्क्वायर। अब ये एवरेज स्पीड थी, इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं, √8 KBT/πm × P/KBT। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ZAA इज डायरेक्टली √T से एक √T कैंसिल हुआ तो P
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है, तो ये आ गया इसका प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रिलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो नोट कर लो इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अब इसी के साथ हमारा एक आ जाता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ होता है आपका लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या होता है? अब आपके दो कोलिजन हो रहे हैं, दो कोलिजन के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वो आपका देगा मीन फ्री पाथ। और ये आपका क्या आएगा? यहाँ से 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या करो, बस स्पीड को काट दो, तो ये आ जाएगा n स्टार। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी लैम्डा की वैल्यू। अब यहाँ पे n स्टार की मैं वैल्यू रख भी सकता हूँ, तो n स्टार की वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? ये n स्टार की वैल्यू रखी ये वाली P/kBt, तो ये आ जाएगा kBt डिवाइड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू पी। तो यहाँ से क्या आ गया? लैम्डा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी आ गया। ठीक है, और एक लास्ट टर्म है आपकी। लास्ट टर्म क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, जो आपकी विस्कोसिटी होती है गैस की, विस्कोसिटी क्या होती है भाई? आपकी कितनी फ्लो करने में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है ना? तो यहाँ से विस्कोसिटी ऑफ गैस होती है, वो आपकी होती है 1/3 mn, और जो आपकी एवरेज स्पीड है इनटू लैम्डा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? विस्कोसिटी ऑफ गैस होती है। और टेम्परेचर और प्रेशर में अगर इसका रिलेशन देखें तो ये प्रेशर से ये आपकी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, और टेम्परेचर के साथ ही क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बस भाई ये इतनी चीज थी आपकी गैसियस स्टेट में। देख लो एक बार। ठीक है, बस इतनी चीज थी आपकी गैस जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये आपका गैसियस स्टेट कंप्लीट हुआ। ओके बाय, हैप्पी लर्निंग।